आप सभी ने हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल पर गर्भ में ही दीजिए शिशु को उत्तम संस्कार के तीनों भागों को सुना, कैसे हमारे वैदिक विज्ञान विकसित है और आज का आधुनिक विज्ञान अभी तक हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजे गए मार्ग के सामने अभी तक शिशु अवस्था में ही है। इसलिए आप सभी जरूर गर्भ में ही दीजिए शिशु को उत्तम संस्कार के सभी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए आज के वीडियो में क्या वैदिक काल में भी टेस्ट ट्यूब बेबीज विकसित था, तो आइए जानते हैं कि वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह बात उस समय की है जब आधुनिक विज्ञान ने प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के सर्च में सफल हुए थे। 25 जुलाई 1978 रात 11:47 पर विश्व भर के वैज्ञानिक प्रफुल्लित थे। अबोध जनता सन प्रबुद्ध जनों के मुख पर सराहना के बोल थे। मीडिया और संचार माध्यमों पर एक ही सनसनी खबर थी, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। सच में विज्ञान जगत में घटा यह एक अपूर्व चमत्कार था। इसका श्रेय जाता है इंग्लैंड के डॉक्टर पैट्रिक स्टेपटो और रॉबर्ट एडवर्ड्स को। यह बात उस समय की है जब एक बांझ स्त्री को श्रापित माना जाता था। बांझपन का एक लाइलाज बीमारी थी। ऐसे दंपति ताउम्र निसंतान रहने को विवश थे अथवा किसी अन्य की संतान को गोद लेकर अपनी वंशावली आगे बढ़ाते थे। सन 1966 में वैज्ञानिकों ने इस जटिल समस्या का कोई अचूक समाधान खोज निकालने की ठानी। इसके लिए उन्होंने कांच की टेस्ट ट्यूब का प्रयोग किया। वर्षों तक निरंतर अनुसंधान चले, अथक शोध प्रयास किए गए, पर पूर्ण सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। फिर 1977 में लेस्ले और जॉन ब्राउन नामक एक युवा दंपति पैट्रिक और रॉबर्ट्स के पास पहुंचे। इनके विवाह हुए 9 वर्ष हो चुका था, परंतु ये अभी तक संतानहीन थे, कारण कि लेस्ले की गर्भाशय में स्थित फैलोपियन ट्यूब की अवरुद्ध थी। अब यह ट्यूब गर्भाधान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नली में से गुजरकर स्त्री के रजकण से संसेचित होते हैं। अब जब यही नली अवरुद्ध थी तो गर्भधारण कैसे संभव था? अतः इन वैज्ञानिकों ने इस क्रिया को गर्भ के बाहर ही कृत्रिम रूप से एक टेस्ट ट्यूब में करने की निर्णय लिया। तो आइए देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे उत्पन्न होती है। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में लेस्ले के अणुओं को जान के शक्रुणों द्वारा संसेचित किया। फिर इस गर्भित अणुओं को विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार के रसायन में रखा। 2.5 दिनों के बाद विकसित अंडाणुओं को लेस्ले के गर्भ में पुनः आरोपित कर दिया। 9 महीने तक लेस्ले ब्राउन के गर्भ का सतत निरीक्षण हुआ। फिर ठीक समय 25 जुलाई 1978 को ओल्डाम अस्पताल में लेस्ले ने एक 5 पाउंड 12 आउंस की स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। इस बच्ची का नाम लूसी जाया ब्राउन रखा गया। लूसी असंख्य निसंतान दंपतियों के लिए आशा की किरण बन उभरी। पैट्रिक और एडवर्ड का यह सफल शोध बांझपन का एक उत्तम विकल्प साबित हुआ। आज विश्व के प्रांगण में असंख्य टेस्ट ट्यूब बेबी मुस्कुरा रही हैं। नाम से प्रचलित है। विट्रो लैटिन भाषा का शब्द है
जिसका अर्थ होता है इन ग्लास माने कांच में। परंतु अब यह प्रश्न उठता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या आधुनिक विज्ञान की ही खोज है? क्या लूसी ब्राउन ही विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है? उत्तर हाँ भी है और ना भी है। यदि केवल आधुनिक विज्ञान का आधार लेते हैं तो उत्तर हाँ है। यदि प्राचीनतम वैदिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो स्वयं मुख से एक बुलंद ना निकलकर सामने आता है। हमारे आर्ट्स ग्रंथों के पन्नों पर अनेकानेक टेस्ट ट्यूब बेबीज के उदाहरण अंकित है। यह पौराणिक उदाहरण स्पष्ट स्वरों में गवाही देती है कि उस समय भी टेस्ट ट्यूब पद्धतियां अस्तित्व में थी। वैदिक कालीन ऋषि अगस्त्य मुनि, वशिष्ठ, महाभारत कालीन कृपाचार्य, उनकी बहन कृपि, गुरु द्रोणाचार्य, 100 कौरव आदि सब इसी विलक्षण प्रणाली के उपज थे। इससे पहले कि इन उदाहरणों का रोचक विस्तृत विवरण दिया जाए, एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। वह यह है कि तत्समय का प्रजनन विज्ञान केवल वर्तमान स्तर तक ही सीमित नहीं था, उससे भी कहीं अधिक उन्नत था। आपने यह जाना कि आधुनिक विज्ञान को टेस्ट ट्यूब द्वारा संतान उत्पत्ति करने के लिए माता पिता दोनों के ही बीज की आवश्यकता होती है। परंतु प्राचीन काल में यह पद्धति इतनी विकसित थी कि केवल किसी एक के ही बीजाकणों द्वारा यह कार्य किया जा सकता था। दूसरी बात, वर्तमान वैज्ञानिक टेस्ट ट्यूब में अंडाणुओं को केवल गर्भित ही कर पाए, इससे टेस्ट ट्यूब में ही उसे पूर्ण विकसित कर शिशु का रूप देने में समर्थ नहीं है। इसीलिए गर्भित अंडाणुओं को पुनः मां के गर्भ में स्थापित करना पड़ता है। परंतु हमारे वैज्ञानिक ऋषिगणों को यह जहमत नहीं उठानी पड़ती है। वे इस विज्ञान में इतने निपुण थे कि गर्भ के बाहर एक कुंभ में ही गर्भित अंडाणुओं को विकसित कर सकते थे। वे भली भांति जानते थे कि एक मां के गर्भ में शिशु को किस प्रकार का वातावरण व पदार्थ उपलब्ध होते हैं, अतः वे वैसी ही परिस्थितियां एक कुंभ में निर्मित कर देते थे। शिशु किसी स्त्री के गर्भ से नहीं अपितु नियत समय पर सीधा एक कुंभ से उत्पन्न होता है। 4 मई 2002 को ऑल इंडिया बायोटेक एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सभा में विख्यात सर्जन बीजी मातो पूर्वक ने इसी तथ्य को सुस्पष्ट कहा। अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज बट आल्सो हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ क्रो ह्यूमन फोरेस्ट्यूस outside the body of a woman, something that is not now to modern science। सर्वप्रथम वैदिक युगीन ऋषि अगस्त्य और वशिष्ठ की अद्भुत जन्म गाथा पर प्रकाश डालते हैं। यह गाथा ऋग्वेद के 3 मंत्रों में एक आख्यान के रूप में वर्णित है। विद्यतो ज्योति परिसंजिहान मित्रावरुण यत् पश्यन्तम त्व तत्ते जन्म उत्तेक वशिष्ठ अगस्त्यो उतासी मित्रावरुणो वशिष्ठ उर्वश मनसोधिजात अपर रसः परियज्ञ वशिष्ठ दप्सम संकन्नः पुष्कारे त्वादन्तः। इन मंत्रों के अनुसार एक बार मित्र और वरुण नामक 2 देवों ने कृत्रिम विधि से पुत्र उत्पत्ति का विचार किया। इस कार्य हेतु दोनों ने अपने प्रियकण उचित मात्रा में एक ही समय पर एक कुंभ में डाले। उसके बाद उनसे विद्युत प्रवाह द्वारा चंचलता उत्पन्न की। फलस्वरूप कालांतर में इस घड़े से युगल पुत्रों का जन्म हुआ, अगस्त्य और वशिष्ठ। यह स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि वेद उसी विज्ञान विधि का चित्रण कर रहे हैं जिसे हम वर्तमान शैली में
टेस्ट ट्यूब प्रजनन कहते हैं। मंत्रों से प्रयुक्त कुंभ एवं पुष्कर शब्द हमारी टेस्ट ट्यूब बेबी के पर्याय है। प्रथम मंत्र के प्रथम दो शब्द के ऊपर गौर करें तो विद्युतो ज्योति, यह शब्द आधुनिक विज्ञान की इलेक्ट्रिकल पल्सेस का सूचक है। जन्यु कणों के संसेचन हेतु इस विद्युत को गुजारना जरूरी होता है। यह तो हुई प्राचीन और आधुनिक प्रणालियों के बीच समानता। अब हम प्राचीन प्रसंगों की श्रेष्ठता की ओर चलते हैं। कितना प्रत्यक्ष है कि इसमें नर देवों के प्रिय कणों का मिश्रण किया गया। मादा के रज कणों का कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए मुनि वशिष्ठ को मित्रवणु का पुत्र नाम से भी संबोधित किया जाता है। दूसरे देवों के इस ब्रिय कणों को किसी गर्भकोश में स्थापना किया गया हो, ऐसा भी कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। मंत्र साफ बताते हैं कि युगल शिष्य सीधा घड़े से ही पैदा हुए हैं। इसीलिए ऋषि अगस्त्य को कुंभज अर्थात कुंभ से उत्पन्न कहा जाता है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी अपनी एक चौपाई लंका कांड में कहते हैं, मैं ऋषि अगस्त्य को कुंभज कहकर संबोधित करते हैं। कुंभजादि मुनि नायक नाना गए राम सबके अस्थाना, अर्थात जहां अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे, श्री राम उन सब स्थानों पर गए। इस तथ्य को अनुमोदन उनकी एक अन्य चौपाई में भी देखने को मिलता है। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर यानी। भगवान शिव माँ भवानी से कहते हैं कि सनकादि मुनि वहाँ गए थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। यहाँ अगस्त्य जी के लिए घट संभव शब्द प्रयोग किया गया, अर्थात वह मुनि जिनका जन्म घड़े में संभव हुआ था। इसी श्रृंखला में अब अगला उदाहरण महाभारत के युगिन महाचार्य दौड़ का लेते हैं। महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में जन्मेजय जी ने जिज्ञासा पूर्वक ऋषि वैश्वानर से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? ये महान पराक्रमी दौड़ किसके पुत्र थे? प्रत्युत्तर में ऋषि वैशंपायन ने आचार्य दौड़ के विलक्षण जन्म का संपूर्ण घटनाक्रम विस्तार पूर्वक बताया। ऋषियों ने बताया कि द्रोणाचार्य मुनि भरद्वाज के पुत्र थे। मुनि ने अपने रेत वीर्य को एक यज्ञ कलश में रखा था। फिर वैज्ञानिकों विधियों द्वारा उसे कलश के भीतर ही भ्रूण में विकसित किया था। कुछ माह उपरांत उसी घट में एक शिशु का जन्म हुआ। तत्संभवत्र दौड़ कलशो तस्य धीमते, चूंकि यह शिशु दौड़ कलश से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए दौड़ नाम से विख्यात हुआ। आगे जन्मेजय जी ने श्रेष्ठ ऋषि वैशंपायन से एक और प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, देव आचार्य कृप का जन्म किस प्रकार हुआ? हे राजन, प्राचीन काल में सरदौन नामक एक महाप्रज्ञ मुनि हुए थे। एक बार किसी कारणवश उनका प्रिय संकलित होकर सरकांडों पर गिर पड़ा। गिरते ही वह दो भागों में बट गया। तदंतर उससे एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। पुत्र का नाम कृप और कन्या का नाम कृपी रखा गया। इस द्वि उदाहरण में एक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण वह है कि केवल पिता के जन्यु कणों द्वारा संतान उत्पत्ति का वर्णन है। यह बात अलग है कि आज के आधुनिक विज्ञान यह खोज नहीं कर पाया, अन्यथा इस क्षेत्र में संलग्न आधुनिक शोधकर्ता एवं वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि शिशु प्रजनन केवल पिता के रेत वीर्य से भी संभव है। यह बात अलग है कि वे अपनी इस जानकारी का प्रयोगात्मक रूप देने में सफल नहीं हो पाए। उनके अनुसार पिता का वीर्य कण बीज प्रदात
न्यूक्लियर मटेरियल की भूमिका अदा करता है और स्त्री का रजकण एक विशेष प्रकार का पोषक तत्व फूड मटेरियल होता है। इस हिसाब से केवल पिता के प्रिय कणों से एक शिशु का निर्माण किया जा सकता है। यदि किसी भी अन्य माध्यम द्वारा पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रदान कर दिया जाए, हमारे वैज्ञानिक ऋषिगण यह करने में समर्थ थे। घड़े के भीतर ही नर के बीज पदार्थ को उचित पोषण उपलब्ध करा देते थे। बिना स्त्री के सहयोग के ही हष्ट पुष्ट और सामान्य बालकों का जन्म होता था। उल्लेखनीय बात है कि उक्त टेस्ट ट्यूब बेबीज अगस्त्य, वशिष्ठ, कृप, दौड़ा आदि सभी अत्यंत स्वस्थ थे, सुगठित, काया युक्त थे। वैदिक इतिहास में उल्लेखित है कि कुंभ से उत्पन्न ऋषि अगस्त्य ने विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा के साथ विवाह किया। बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से दो समान पुत्रों को भी जन्म दिया, दृढ़ास्यु और दृढ़ास्य। इस प्रकार दौड़ा और कृपा भी परिणय सूत्र में बंधे दोनों ही टेस्ट ट्यूब बेबीज के थे, परंतु उन्होंने भी अकृत्रिम रूप से स्वस्थ पुत्र अश्वत्थामा को जन्म दिया। पर वही इस संदर्भ में वर्तमान विज्ञान का हाल देखें, केवल नर के जन्यु कणों द्वारा शिशु उत्पत्ति करना तो बहुत दूर की बात है। अभी नर मादा दोनों के जन्यु कणों पर आधारित टेस्ट ट्यूब पद्धति आविष्कृत जरूर हो चुकी है, पर अभी भी किसी स्तर पर खड़ी है। इसका बखूबी चित्रण प्रसारित हुई एक खबर में मिलता है कि यह खबर द इंडिपेंडेंट लंदन और इंग्लैंड में 23 जनवरी 2004 को छपी थी। इसके अंतर्गत डॉक्टरों ने जनता को आगाह किया कि टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति द्वारा शिशुओं का जन्म अभी भी बहुत खतरों से परिपूर्ण है। ऐसे शिशुओं के असमय जन्म की संभावनाएं दुगनी होती है। इनके छोटे व कम वजन के होने की आशंका भी 3 गुना अधिक रहती है। प्राय इन शिशुओं का वजन 1500 ग्राम से भी कम ही पाया जाता है। इतना ही नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी अधिकांश ऑपरेशन द्वारा ही होते हैं। जन्म के उपरांत इन्हें सामान्य स्थिति में लाने के लिए काफ़ी समय तक आईसीयू में भी रखना पड़ता है। फिर इनमें से अक्सर 68% शिशु या तो निष्क्रिय पैदा होते हैं, जन्म के पहले सप्ताह में ही जीवन संघर्ष में हार जाते हैं अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान को वैदिक स्तर पर पहुंचाने के लिए भी अभी तक लंबा सफर तय करना, अपने अनेक त्रुटियों को संशोधित करना है। वैदिक विज्ञान पूर्ण पल्लवित और परिपक्व अवस्था में था। वर्तमान विज्ञान उसकी तुलना में अभी सिर्फ शोषावस्था से ही गुजर रहा है। इसीलिए हमारा वैदिक विज्ञान ही श्रेष्ठ व सम्मत मानव कल्याण से परिपूर्ण है।